नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ सहरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास डिप्लोमा और बीटेक कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आरसीसी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। ये जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है डिप्लोमा और बीटेक दोनों के स्टूडेंट्स के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो है डबली रीइंफोर्स्ड बीम के बारे में एक इंट्रोडक्शन, जिसे कहना चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और इसमें छोटी छोटी बातें क्या पूछी जा सकती है। तो इस बात को आप ज़रा ध्यान में रखें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को अपन बिना देरी किए हुए। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन सिंगली एंड डबली रीइंफोर्स्ड बीम। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता रहता है। ये 2009 स्पेशल पेपर में आया था, 2007 में पूछा गया था, 2006 स्पेशल में आया था। मैं डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ। यानी कि इकहरी और दोहरी प्रबलित धरणों में क्या अंतर है, ये प्रश्न। और 11 दफ़े ये प्रश्न पूछा गया है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डबली रीइंफोर्स्ड बीम्स आर यूज्ड। या आप ये कहें डायरेक्टली कि भाई डबली रीइंफोर्स्ड बीम के एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। ये 11 बार जो मैंने लिखा है ना, इसमें दोनों प्रकार की बातें शामिल है कि किन परिस्थितियों में दोहरी प्रबलित धरण प्रयोग की जाती हैं अथवा दोहरी प्रबलित धरण के लाभ लिखिए। एक ही मतलब है, पूछने का ढंग अलग है लेकिन मीनिंग एक ही है। ये 2018, 2017, 2016, 2015 स्पेशल, 2014, 2013 और यूँ करते करते 11 बार पूछा गया है। और एक दफ़े ऐसा भी पूछा गया है कि एक्सप्लेन डबली रीइंफोर्स्ड बीम, दोहरी प्रबलित धरण को समझाइए। शॉर्ट क्वेश्चंस में आते ही नॉर्मल 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। जब ऐसी बातें आती है आपको छोटे छोटे आंसर देना चाहिए। जैसे आपको पहले ये बता दें कि भाई सिंगली और डबली रीइंफोर्स्ड बीम में अंतर क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, आपको पता है कि एक जो बीम होती है जिसे कहते हैं आरसीसी, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की। तो रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि कंक्रीट के अंदर स्टील की रॉड्स को डालना उचित जगह पर। यू नो वेरी वेल कि कंक्रीट जो होती है वो कंप्रेशन में बहुत मजबूत होती है। कंक्रीट इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वेरी वीक इन टेंशन। अब जब सिंपली सपोर्टेड बीम्स होती है जिसके न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन जोन होता है, ऊपर होता है कंप्रेशन जोन। और कैंटिलीवर बीम में क्या होता है कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होता है टेंशन जोन, नीचे होता है कंप्रेशन जोन। तो टेंशन जोन में चूँकि कंक्रीट बड़ी वीक होती है तो वहाँ पे हम एक स्टील के सरिये लगाते हैं, रीइंफोर्समेंट लगाते हैं। स्टील के जो रॉड्स लगाते हैं ना उसी को अपन कहते हैं रीइंफोर्समेंट, यानी कि प्रबलन। और उसका जो एरिया होता है उसको बोलते हैं एएसटी, एरिया ऑफ स्टील। तो ये देखिए फिगर मैंने बताया आपको, ये किसी बीम का क्रॉस सेक्शन है और ये बीम की विड्थ है बी और बीम की ओवरऑल डेप्थ है डी कैपिटल। और नीचे ये जो टेंशन जो ये है न्यूट्रल एक्सिस, इट इज़ न्यूट्रल एक्सिस, ये बीम की न्यूट्रल एक्सिस है। और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या होता है टेंशन, ऊपर क्या होता है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में तो ये कंक्रीट है पूरी, इट इज़ कंक्रीट जो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो टेंशन जोन होता है ये वाला नीचे, इसमें कंक्रीट का होना नहीं होना बराबर है, क्योंकि कंक्रीट बहुत कमज़ोर होती है टेंशन में। तो वहाँ पे मजबूती प्रदान करने के लिए टू स्ट्रेंथन द बीम ये लोहे के सरिये लगाते हैं। आपको जो दिख रहे हैं ना ये सर्कल छोटे छोटे, ये क्रॉस सेक्शन है लोहे के सरियों के। ये बीम की पूरी लंबाई में लगता है और ये आपको केवल हमने दिखा है इसका क्रॉस सेक्शन यानी कि साइड व्यू। ये सरिये मैंने 4 दिखाए हैं। 4 क्यों, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 1 लेयर में क्यों 2 लेयर में हो सकते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन कि कितना लगाना है, कैसे लगाना है। तो ये सरिये लगाए गए ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है जिसमें टेंशन जोन में लगाए, कंप्रेशन जोन में नहीं लगाए। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियाँ बन जाती है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि आपको टेंशन के साथ साथ कंप्रेशन जोन में भी स्टील लगाना पड़ता है। जैसे देखिए ये टेंशन जोन में हमने 3 सरिये लगा दिए और कंप्रेशन में 2 लगा दिए। कोई ज़रूरी नहीं कि 3 2 हो सकता है, यहाँ 3 हो, यहाँ भी 3 हो, यहाँ 5 हो, यहाँ 3 हो, 4 हो। ये कोई मैटर नहीं करता है कि कहाँ ज़्यादा कहाँ कम। लेकिन नॉर्मली
कंप्रेशन जोन में कुछ कम लगता है, टेंशन में कुछ ज़्यादा लगता है नॉर्मली। तो ये बातें होती थी, ये आपको मैंने बताने की कोशिश की है कि भाई सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम और डबली रीइंफोर्स्ड बीम में फ़र्क क्या है। तो सिंपल सी बात है, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में केवल टेंशन जोन में ही स्टील लगाया जाता है, जबकि डबली रीइंफोर्स्ड बीम में टेंशन के साथ साथ कुछ कारणों से, कुछ विशेष कारणों से कंप्रेशन जोन में भी स्टील लगाया जाता है। ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम और डबली रीइंफोर्स्ड बीम का डिफरेंस है, यानी कि अंतर है। कुछ बातें आपको लिख देनी चाहिए कि स्मॉल बी इज विड्थ ऑफ बीम, कैपिटल डी इज ओवरऑल डेप्थ, इसमें भी यही है, स्मॉल बी एंड कैपिटल डी। अभी जो लोहे के शरीर लगते हैं ना, ये इसकी जो ये सेंट्रल लाइन है, यहाँ तक की जो डेप्थ होती है इसको हम स्मॉल डी कहते हैं, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। यहाँ भी ऐसा ही है, ये जो टेंशन जोन का जो सरिया है, इसकी जो डेप्थ होती है टॉप से, उसे कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ। अच्छा, ये जो लोहे के सरिये लगाए हमने, इसके सेंटर से जो बॉटम की जो है डिस्टेंस, इसे कहते हैं इफेक्टिव कवर। इसको नॉर्मली डी डैश से हम बताते हैं। और डबली रीइंफोर्स्ड बीम में ये सामान्यतया दोनों कवर जो है इफेक्टिव ऊपर का नीचे का बराबर होता है, लेकिन कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बराबर रखते हैं। इसको हम कहेंगे डी डैश। कई बार डी डैश, कुछ जगह पे डी सी भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको डी डैश को यूज़ करूँगा। एक और टर्म आती है एक्स यू। एक्स यू का मतलब होता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। देखिए ये न्यूट्रल एक्सिस है और टॉप से इसकी जो डेप्थ है उसको कहते हैं एक्स यू। ध्यान दीजिएगा, एक्स यू ऐसे लिखते हैं इसको। यू स्टैंड फॉर अल्टीमेट, क्योंकि आपकी डिजाइन अल्टीमेट थ्योरी पे बेस्ड होती है ना, तो अल्टीमेट लोड निकालते हैं, अल्टीमेट मोमेंट होता है। तो लिमिट स्टेट जो मेथड आपका है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये यू स्टैंड फॉर अल्टीमेट। तो एक्स यू का मतलब होता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पर भी जो डबली रीइंफोर्स्ड बीम है, यहाँ पर भी जो ये न्यूट्रल एक्सिस होती है, इसकी जो टॉप लेयर से डेप्थ होती है उसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये सब बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई भी हैं कि भाई AST का मतलब एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। यहाँ पे AST के साथ में ASC भी होगा। यहाँ AST का मतलब एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, और ASC देखो, A यानी एरिया, S यानी स्टील, C यानी कि कंप्रेशन, एरिया स्टील, T यानी कि टेंशन। तो इसमें 3 रॉड्स हैं, आप एक रॉड का एरिया निकाल लो और 3 से गुणा कर दो, AST आ जाएगा। इसमें 2 रॉड्स हैं, एक रॉड का एरिया निकाल दो, 2 से गुणा कर दो, 2 का आ जाएगा। अब ये एक बात ध्यान रखिए, अगर आप ये इफेक्टिव डेप्थ जो है स्मॉल डी, इसमें अगर ये इफेक्टिव कवर जोड़ देंगे, देखिए अगर मैं इफेक्टिव डेप्थ के अंदर इफेक्टिव कवर जोड़ दूँ तो ओवरऑल डेप्थ आ जाएगी। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अगर मैं इफेक्टिव डेप्थ के अंदर ये इफेक्टिव कवर जोड़ देता हूँ तो ओवरऑल डेप्थ आ जाएगी, यानी कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी प्लस डी डैश। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं और सिंगली और डबली रीइंफोर्स्ड बीम में डिफरेंस क्या है। अब हम चर्चा करेंगे कि भाई ये जो डबली रीइंफोर्स्ड बीम है ये किन सर्कमस्टांसेस में काम में ली जाती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, देखिएगा। सर्कमस्टांसेस इन विच डबली रीइंफोर्स्ड बीम आर यूज, डबली वाई लिख देते हैं एक ही जगह, डबली रीइंफोर्स्ड बीम्स आर यूज्ड, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर जो कारण है उसको मैंने बहुत ही शॉर्ट के अंदर आपको समझाने की कोशिश की इस वीडियो में। सबसे पहला जो कारण है और जो मेन है, ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑन डेप्थ। देखिए हमें अगर किसी RCC बीम की जो ओवरऑल डेप्थ है उसको रेस्ट्रिक्ट करना है, मान लीजिए आपको सिंगल रीइंफोर्स्ड बीम के अंदर जरूरत पड़ती है मान लीजिए 600 mm डेप्थ की, और उतनी आपके पास जगह नहीं, आपके पास यू हैव नो एनी स्पेस फॉर जो प्रोवाइडिंग इतनी जो डेप्थ की बीम के लिए, तो वहाँ बीम की जो डेप्थ होती है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए अपन डबली रीइंफोर्स्ड बीम प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, बीम की जो ओवरऑल डेप्थ होती है वो कम हो जाती है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की कंपेरिजन में। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन ऑन डेप्थ जो है वो ये मतलब कारण नहीं है केवल कि कोई अपने कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम हो, कई बार आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि बीम के जो आर्किटेक्चर जो होते हैं डिजाइन करने वाले, वो कहने भाई ये ठीक रहेगी, यहाँ पे अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी, कुछ भी कारण हो सकते हैं, एनी रीज़न, आर्किटेक्चर कह दो या एनी अदर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कह दो, अगर हमें डेप्थ को रेस्ट्रिक्ट करना है तो डबली रीइंफोर्स्ड बीम काम में ली जाती है। ये पहला कारण है। दूसरा, in cases when magnitude and nature of bending moment changes at different sections, बीम के जो अलग अलग सेक्शंस हैं
उस पे बेंडिंग मोमेंट की ना केवल वैल्यूज़ चेंज होती हो, कभी कम कभी ज़्यादा, उसकी नेचर भी बदलती हो। यानी कभी बेंडिंग मोमेंट टेंशन, कभी बेंडिंग मोमेंट जो कंप्रेशन, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इस प्रकार से। यानी बेंडिंग मोमेंट की नेचर भी चेंज होती हो, और साथ साथ में उसकी जो उसका जो मैग्नीट्यूड है, बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू होती है, उसकी भी काफ़ी चेंजेस होते हैं अलग अलग सेक्शंस पर। और ये बहुत जल्दी जल्दी होता है, फ्रीक्वेंटली होता है। यानी जब कभी किसी जोन में कुछ समय के लिए टेंशन हो गया और कुछ समय बाद उसी जोन में कंप्रेशन आ गया, तो उस केस के अंदर डबली रीइंफोर्स बीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऐसे कब कब होते हैं, देखिए कुछ कारण बता रहा हूँ आपको। जैसे मूविंग लोड्स इन कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम में जो होते हैं ना, चल भार जिसे बोलते हैं, जैसे पुल के ऊपर से ट्रेन गुजरती है, पुल के ऊपर से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती है, क्रेन गुजरती है, तो ये कहलाते हैं मूविंग लोड्स या रोलिंग लोड्स। तो उस केस के अंदर एक कई बार प्री कास्ट मेंबर्स जो होते हैं, पहले से जो कास्ट किए जाते हैं मेंबर्स, उस केस के अंदर। और कई बार क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू एल का मतलब होता है विंड लोड। डब्ल्यू इन विंड एलियन लोड। विंड लोड की जो डायरेक्शन होती है वो अचानक से चेंज होती रहती है, कभी किधर कभी किधर कभी किधर। तो उस केस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और हमको सेफ्टी के लिए डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम को लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये दूसरा कारण हो गया। क्या कहेंगे शॉर्ट के अंदर, जब मैग्नीट्यूड और नेचर जो होता है बेंडिंग मोमेंट का वो चेंज हो जाए सेक्शन टू सेक्शन और फ्रीक्वेंटली, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, इन अर्थक्वेक रीजन्स, भाई जहाँ पे भूकंप के झटके ज़्यादा आने की संभावना, जो जोन होता है ना किसी कंट्री में, कहीं पर भी अर्थक्वेक जोन्स, तो वहाँ पे क्या होता है, शॉकिंग लोड्स बहुत लगते हैं, झटके एकदम बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो वहाँ पे जहाँ झटके लगते हैं वहाँ पर भी आपको कंप्रेशन जोन के अंदर स्टील को लगाना पड़ेगा ताकि उसकी सेफ्टी रहे। एक्चुअली अर्थक्वेक रीजन में क्या होता है कि हमें बीम की जो होती है डक्टिलिटी, उसको बढ़ाना पड़ता है। बीम की डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। और आप जानते हैं कि स्टील इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटेरियल इन द वर्ल्ड। स्टील में डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए अपन स्टील लगाते हैं टेंशन के साथ में, कंप्रेशन जोन में भी। कैसे रीजन में, अर्थक्वेक वाले रीजन्स में। एक इसमें कारण और भी है, टू रिड्यूस लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शंस। यानी कि डिफ्लेक्शन के अंदर कमी लानी हो लंबे समय के लिए, तो उस केस के अंदर भी अपन को डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम को काम में लेना चाहिए। और एक कारण और भी है, इन केसेस ऑफ एसेंट्रिक लोडिंग, यानी जब बीम पे लोडिंग हो वो एक्सियल लोडेड बीम नहीं हो। बीम्स आर नॉट एक्सियल लोडेड, बीम्स आर एसेंट्रिकली लोडेड, यानी उत्केंद्रित भार बीम पे लग रहे हों, तब हम जो है वो डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम को प्रोवाइड करना चाहेंगे। दोनों जोन में, कंप्रेशन में और टेंशन में, दोनों में स्टील लगाना चाहेंगे। ये वो कुछ कारण है भाई, जिनको आप अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चन एग्जाम आते रहता है। कभी ये 6 नंबर का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर, 6 मार्क्स का भी आता है, तो आपको याद रखने होंगे। आपको पॉइंट याद रखने हैं और बस शॉर्ट में लिख देना है। एक आध बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। भाई जहाँ पे लाभ होती है वहाँ हानियाँ भी होती है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एडवांटेज साथ में डिसएडवांटेज तो होता ही है। तो एडवांटेज ज़्यादा होते हैं और जो डिसएडवांटेज कम होते हैं, लेकिन इसमें हैं। कोई पूछ ले मान लिया आपसे कि भाई एक्सप्लेन डिसएडवांटेजेस ऑफ ए डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम, तो दो कारण लिख दीजिएगा। एक्चुअली दोनों कारण एक दूसरे से मिले हुए हैं, कारण एक ही है, तो मैंने उसको दो बना दिया है। पहला सिंपल सा, कॉस्टली होती है। भाई कॉस्ट एक फैक्टर तो होता ही है। अपन डिजाइन करते हैं तो इकोनॉमी एंड सेफ्टी दोनों बातें होती हैं, तो इकोनॉमी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो नेचुरली ये लोड ज़्यादा बढ़ेगा, पैसों की दृष्टि से बनाने में महंगी पड़ेगी, तो ये लाभ, ये तो हानि होगी ना एक तरह की। हालांकि जरूरत पड़ती है बनानी पड़ती है, लेकिन हानि तो ये है कि भाई ये कंपेरेटिवली बहुत कॉस्टली होती है, पहली चीज़। अच्छा, कॉस्टली क्यों होती है, उसको मैंने अगला कारण देखा है। क्या होता है कि जो हमें स्टील लगाना होता है इन द कंप्रेशन जोन, ASC से मैंने कहा है, एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन, हम लगा तो देते हैं क्योंकि कुछ कारण मैंने बताया ऊपर, जो ये है ना सारे कारण है ये, लेकिन फुल्ली यूटिलाइज ये कभी होता नहीं है। टेंसाइल स्ट्रेंथ तो हमेशा फुल्ली यूटिलाइज होता है, इसका उपयोग तो पूरा होता है, लेकिन कंप्रेशन का फुल्ली नहीं होता है। और जो चीज़ हम लगा दें और उसको काम में ना लें या उसका उपयोग पूरा ना हो, दिखती बात है वो हमें महंगी पड़ती है। तो महंगा होने का कारण इसका यही है। ये भी कह सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट इज द रीज़न दैट डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम्स आर कॉस्टली, तो आप लिखेंगे क्योंकि कंप्रेशन जोन में जो स्टील है उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं होता, इसलिए कॉस्टली होती हैं। ये मैंने आपको संक्षेप में बताने की कोशिश की है कि ये किस प्रकार से व्हाट द मीनिंग ऑफ सिंगली, व्हाट द मीनिंग ऑफ डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम, डब्ल्यू, कब काम में लेते हैं और ये किस प्रकार से महंगी होती हैं।
अब हम इस वीडियो में थोड़ी सी एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। नॉर्मली एग्ज़ाम में आपके दो ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला, आपको बीम का सेक्शन दे रखा है, स्टील का जो एरिया है, टेंशन में, कंप्रेशन में सब कुछ दे रखा है आपको। केवल आपको निकालना होता है इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, व्हाट इज एमआर। एमआर का मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने में देखो आपको बीम की विड्थ मिलेगी, ओवरऑल डेप्थ मिलेगी, कभी कभी आपको इफेक्टिव डेप्थ मिल सकती है, एरिया ऑफ स्टील जैसे आपको कह दिया 4 बार से 20 mm डायमीटर की, एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील 2 बार से 12 mm डायमीटर की, इफेक्टिव कोर आपको मिलेगा। ये हो सकता है ना भी मिले, हम एज्यूम कर सकते हैं 50 कर लो, 40 कर लो। और आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट जैसे M20 ग्रेड दे दिया, ग्रेड ऑफ स्टील FE 415 कह दिया। तो इस तरह से आपको बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो आपको कंप्लीटली दिया जाता है। क्रॉस सेक्शन मतलब उसकी विड्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है, कवर कितना है, स्टील का एरिया कितना है कंप्रेशन और टेंशन के अंदर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है। ये क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक आपके 7 जो मेरे रिकॉर्ड में है, देखिएगा 7 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने पे, 2019 में, 2015 स्पेशल में, 2014 में, 2013 में, 2009 में, 2007 स्पेशल में, 2004 के अंदर। और सबके अंदर बेसिकली यही बातें दी है। कभी ये बी की वैल्यू 250 है, कभी 300 है, 350 है, कभी 200 है, तो अलग अलग बेसिकली यही बातें दी होती है। बी डी एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन एंड इफेक्टिव कवर एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील। और आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होता है। तो 7 क्वेश्चन मेरे पास इसमें है मेरे रिकॉर्ड के अंदर। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन में आने वाले कुछ वीडियोस में सॉल्व करूंगा, आप उसको ध्यान से देखें, बाकी खुद करने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, मैं आपको पूरा आंसर दूंगा। हाँ, अगर ये मेरा वीडियो आपको जो पूरा होने वाला है अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, इसमें कंजूसी ना करें। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कई लोगों को कहें इसको सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मैं ना केवल आप लोगों के लिए काम करता हूँ डिप्लोमा बीटेक के लिए, मैं 10वीं 11वीं क्लास के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स भी लिया करता हूँ। तो मेरे समय समय पर हर चीज़ आती है और मैं ऑन डिमांड बच्चों की काम करता हूँ। नाउ, और क्या प्रॉब्लम इसमें आती है डबल इनवर्ट बीम के अंदर, टू फाइंड ASC एंड AST। ये डिजाइन प्रॉब्लम है, इट इज़ डिजाइन प्रॉब्लम, कि आपको कितना मोमेंट आ रहा है बीम के ऊपर, कितना लोड लगा हुआ है। आपको या तो लोड दे देंगे तो मोमेंट आपको निकालना पड़ेगा, और या फिर आपको मोमेंट दे देंगे। अच्छा, लोड देंगे ना तो केवल उसके साथ में स्पान देंगे, बीम का स्पान कितना है, और लोड दे देंगे। तो आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना मैक्सिमम आना चाहिए, जो स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स की थ्योरी के अंदर आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर के अंदर। और या कई बार हमको डायरेक्टली मोमेंट ही दे देते हैं, इतना मोमेंट ऐड कर रहा है बीम के क्रॉस सेक्शन पर। तो आपको ये तय करना होगा कि हमें स्टील जो लगाना है वो टेंशन में कितना लगाना है, यानी कि AST, और कंप्रेशन कितना लगाना है, यानी कि AC। आपको दोनों चीज़ें निकालनी होती है। ये क्वेश्चन भी आपके पास, मेरे पास ऐसे क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन का रिकॉर्ड है, 2006 स्पेशल में पूछा गया है। अच्छा, इसमें तो थ्योरी पूछ ली है। इफ क्रॉस सेक्शन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट and grades of concrete, steel, etc. are given, write down the steps for finding AST and ASC। यानी आपको AST AC नहीं निकालना है, ये AST और AC निकालने के स्टेप्स क्या है उनको समझाना। ये क्वेश्चन 6 नंबर का आया हुआ है, केवल आपको स्टेप्स लिखने हैं केवल, कि भाई ये स्टेप 1 होगा, ये स्टेप 2 होगा, ये स्टेप 3 होगा। तो आने वाली वीडियो में हम करेंगे इस चीज़ को। एक 2003 के अंदर आपको इफेक्टिव स्पान दे रखा है बीम का, और सुपर इम्पोज लोड दे रखा है, यानी कि बीम का जो सेल्फ वेट होता है उसके अलावा कितना भार लग रहा है वो कहलाता है सुपर इम्पोज। इसमें लाइव लोड भी शामिल होता है, वो दे रखा है। बीम की साइज आपको दे रखी है, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील दे रखा है। आपसे कहा गया है कि भाई स्टील का एरिया कितना होगा टेंशन में, और वो कितना होगा कंप्रेशन में, ये पूछा गया है। तो ऐसे ही 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इफेक्टिव स्पान आपको दे दिया है, सुपर इम्पोज लोड दे दिया है, सेक्शन भी दे दिया है, ग्रेड भी दे दिया है, स्टील पूछ लिया आपको। और ऐसे ही क्वेश्चन 2011 में 2012 स्पेशल में पूछा गया था। इफेक्टिव स्पान दे दिया, बी दे दी, डी दे दी, डेड लोड प्लस लाइव लोड आपको दे दिया, यानी इसमें आपको सुपर इम्पोज्ड और डेड लोड सारा मिलाकर दे दिया आपको, और इफेक्टिव कोड दे दिया, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट स्टील भी आपको दे दिया। वो पूछा क्या है, वही AST एंड ASC। तो ये जो वीडियो है, ये मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है, ये वीडियो नंबर 6 है इस चैप्टर का, इसका ये पेज नंबर 4 है।
और आरसीसी सब्जेक्ट की अभी बात हो रही है और तारीख जो है वो 4 दिसंबर है। तो ये आप सारे आप जो मैंने आपको बात इस वीडियो में समझाई है, मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।